हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में जिस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है उस टॉपिक का नाम है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। इसके पिछले वीडियो में मैंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। उसी का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है। इसमें जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए गए, उन्हीं चरण के बारे में इस वीडियो में अध्ययन होगा। अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीटेट के एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सिद्धांत। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है ये विकास मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किसी भी बच्चे के मस्तिष्क का विकास के बारे में इन्होंने बताया और इन्होंने उनमें 4 अवस्था दी, 4 चरण दिए। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बालक का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। उन्होंने 4 अवस्थाओं में बताया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बालक का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसका विकास होते चला जाता है। देखिएगा, पहली जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। देखिए, इसे इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं, ज्ञानात्मक अवस्था भी बोलते हैं। यानी हिंदी में आपको अनेक नाम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश नाम आप याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है कि इंग्लिश में एक ही नाम आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए हिंदी का एक नाम और इंग्लिश का एक नाम जरूर याद रखिए, ताकि अगर इंग्लिश का एक नाम आप याद रखते हैं तो हिंदी के अनेक नामों को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो संवेदी पेशीय अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये जो है जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। ज्ञान का आधार उसकी इंद्रियां होती हैं। यानी बच्चा जो है कुछ भी अगर सीखता है तो अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। हमारे बालक जो है अपनी इंद्रियों से सीखता है। हमारे पास 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों के द्वारा बालक यहाँ पे सीखता है, क्योंकि बालक के पास उतनी उस प्रकार की बुद्धि नहीं होती। शुरू में वो शारीरिक गति के द्वारा सीखता है, शारीरिक क्रिया, गामक क्रिया के द्वारा सीखता है। जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ना, छोड़ना, चूसना, खेलना, कूदना, ये सब गामक क्रियाएँ हैं। बालक के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, शुरुआती समय में बच्चे के पास उतनी बुद्धि नहीं होती। बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है, नकल करके सीखता है। यानी जैसा वो देखेगा वैसे करने की कोशिश करेगा, ये अनुकरण होता है। देखिए, बालक के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था में बच्चों के अंदर आपको वस्तु अस्थायित्व का गुण देखने को मिल जाता है। देखिएगा, आपके सामने एक बच्चा है और आपके हाथ में मोबाइल है। बच्चा आपसे मोबाइल मांगने लगता है, तो आप बच्चे को, आप तो समझते हैं कि बच्चा अगर मोबाइल लेगा तो मोबाइल में तरह तरह की क्रिया करेगा, इसको तोड़ेगा, जोड़ेगा। मैंने बच्चा जो है वो तो निर्माण करता है, खोज करता है, तो मोबाइल के साथ कुछ भी करने लगेगा। तो आप देखिए क्या करते हैं, वो जैसे ही मोबाइल में आएगा आप उसके पास ले जाइएगा, मोबाइल को ऐसे फेंकिएगा, जा मोबाइल चिड़िया ले गया। अब बच्चा जो ऊपर देखेगा, अगर ऊपर से बच्चा जो ऊपर देखता है ऊपर से चिड़िया जा रही है तो बच्चे को लगेगा सच में मोबाइल चिड़िया ले गया, और मोबाइल को आप पीछे छुपा लेते हैं। तो बच्चा जो है समझ जाता है कि शायद मोबाइल को चिड़िया ले गया, यानी वो चुप हो जाता है, मांगना बंद कर देता है। तो वस्तु अस्थायी का गुण नहीं है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है 18 से 24 महीने के मध्य में वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। यानी ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, यानी के अंदर 18 माह से 24 माह इसी के बीच आएगा, और 18 से 24 माह के मध्य ही बच्चे के अंदर ये वस्तु अस्थायित्व का गुण उसके अंदर आता है। अब देखिए, वस्तु अस्थायित्व का गुण अगर उसके अंदर आ गया तब देखिए, अब आपसे वो बच्चा मांगेगा मोबाइल मांगा, आपने ऐसा किया मोबाइल चिड़िया ले गई, तो बच्चा जो है ऐसा नहीं, बच्चा समझ जाएगा। बच्चा कहेगा कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मोबाइल चिड़िया नहीं ले गई, मोबाइल आपके पास है। यानी मोबाइल को चिड़िया की तरफ नहीं देखेगा बल्कि मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण। तो इस उम्र के 18 से 24 माह के बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी वो चीज़ों को समझने लगता है, वो समझ जाता है कि कोई नहीं ले गया है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो वो जो है, अच्छा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मार्कर हाथ में है, आपने क्या किया, वो जो बच्चा आपसे मार्कर मांगा, आपने क्या किया, मार्कर को ऐसे फेंका, पीछे छुपा लिया, बोला कि देखो बंदर ले गया। तो बच्चा जो है उधर देखता है बंदर ले गया तो चुप हो जाता है। यानी वस्तु अस्थायित्व का गुण इसके अंदर नहीं है। लेकिन जब उसके अंदर 18 से 24 माह के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, तो जब आप ऐसे कीजिएगा, फेंकिएगा कि बंदर ले गया, हाथ को पीछे कीजिएगा, तो बच्चा समझ जाएगा। बच्चा कहेगा नहीं बंदर नहीं ले गया है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो चुपके से आपके पीछे आएगा और आपसे मार्कर ले लेगा। ये होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण। इतना ध्यान रखिए, वस्तु अस्थायित्व का गुण इस उम्र में भी आ जाता है, 18 से 24 माह के अंदर आता है। तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
इसे इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इंग्लिश नाम आपको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी में अनेक नाम आपको देखने को मिलता है। ये जो है 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इसमें देखिए बालक जो है अधिक प्रश्न पूछता है। बालक के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, तरह तरह के सवाल पूछता है। किसी भी बच्चे को, इस उम्र के बच्चे को आप बाज़ार में जब ले जाइएगा तो मार्केट में अगर वो कुछ भी देखता है तो वो पूछने लगेगा कि बताइए ये क्या है, बताइए ये क्या है। यानी कि जो चीज़ भी दिखेगा वो आपसे पूछेगा, मैंने आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। कुछ भी देखेगा मार्केट में तो आपसे पूछने लगेगा कि ये क्या है, ये क्या है। कई बार तो ये भी बालक जो पूछने लगता है, चंदा मामा को देखेगा तो कहेगा कि ये क्या है, तो आप बोलिएगा चंदा मामा है, तो चंदा मामा रात में क्यों उगते हैं, दिन में क्यों नहीं उगते हैं, यानी सवालों के ढेर लगा देगा। तो ये होता है, उसके अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। तो बालक यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न पूछता है। बालक के अंदर जीवनवाद की भावना पाई जाती है। जीवनवाद की भावना क्या होती है, यानी उम्र का बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, यानी उसे निर्जीव वस्तुओं में भी उसे जान दिखाई देता है। होता है कि निर्जीव वस्तु में भी प्राण होती हैं, जैसे सजीव वस्तु है वैसे ही निर्जीव वस्तु है। ये इस उम्र के बालक को लगता है, यानी जीवनवाद की भावना इसके अंदर पाई जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि कोई छोटा सा बालक, इस उम्र का बालक फर्श पे घर के अंदर चल रहा है। अचानक उसका पैर किसी दरवाजे से लग जाता है, वह रोने लगता है, उसको चोट लग जाता है, रोने लगता है। जब उसकी माँ आती है तो उस बच्चे को उठाती है और कहती है कि क्यों बेटा बेटा बताओ कैसे चोट लग गया। तो वो बच्चा जो अपनी माँ से कहता है कि इस दरवाजे का इशारा करता है दरवाजे की तरफ। तो माँ जो है दरवाजे को इससे मारती है, मार मार के कहती है कि देखो बेटा मैंने इसे पीट दिया। तो वो बच्चा कहता है और पीटो और पीटो, और भी 2-4 थापड़ वैसे मतलब दरवाजे पे मार दिया जाता है। तो बच्चा चुप हो जाता है, बच्चे के अंदर लगता है कि उससे भी चोट लग रहा है, यानी निर्जीव वस्तु में भी बच्चे को जान दिखाई देता है। तो जीवनवाद की भावना है। चाहे ऐसा भी होता है जब रात के समय में कोई छोटा सा बालक बाहर है, इस उम्र का बच्चा अगर कोई बालक बाहर है तो उसकी माँ रात को बोलती है कि बच्चा अंदर आ जाओ, रात हो गया है, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। अब देखिए क्या होता है, बच्चा तो अंदर आ जाता है, लेकिन उसके बाद अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी बाहर साइकिल खड़ी है, साइकिल को भी अंदर ले आओ, नहीं तो साइकिल को भूत पकड़ लेगा। तो यानी उसको लगता है कि साइकिल में भी जान है, उससे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तो जीवनवाद की भावना आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलती है। अहम केंद्रित की भावना भी यहाँ देखने को मिलती है। अहम केंद्रित का मतलब होता है कि बालक जो है, बच्चा जो है जो कर रहा है वही सही है, जो सोच रहा है वही सही है। मैंने बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही पूरी दुनिया करती है, मैं जो सोच रहा हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। अगर मुझे चिकन पसंद है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया को चिकन पसंद है। उसे लगता है अगर वो आइसक्रीम खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया के लोग आइसक्रीम को पसंद करते हैं। यानी जो करता है वो उसे सही लगता है, उसी को अहम केंद्रित। यहाँ पे बच्चा जो है स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, सेल्फिश होता है। तो अहम केंद्रित की भावना यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देखिए विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण, मुद्रा संपर्तय, क्रम, भार etc के कंसेप्ट की कमी अवस्था में बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। विकेंद्रीकरण का डिसेंट्रलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। विकेंद्रीकरण जैसे कि आप जो देखिए एक चौड़ी गिलास मैं बनाता हूँ, जैसे ये एक गिलास है, और एक ये गिलास है, और दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। बच्चे से जब आप पूछिएगा कि बताओ किसके अंदर ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा इसके अंदर ज़्यादा पानी है। उसे दिखाई देगा, यानी कहने का मतलब है वो अगर लंबी चीज़ों को देखता है तो उसे लगेगा कि उसी के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं और इसके अंदर कम है, जबकि इन दोनों के अंदर पानी समान है। कहने का मतलब ये चौड़ा है, ये लंबा है, लेकिन पानी यहाँ पे समान है। लेकिन इस कंसेप्ट की कमी बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। पलटन का भी अभाव देखने को मिलता है। पलटन का मतलब कि जैसे बच्चे को आपने एक खिलौना दे दिया, बच्चा जो है खिलौना से खेलता है, बच्चा खिलौना को तोड़ देता है, बिखार देता है। चाहे मोबाइल को ही देते, मोबाइल को खोल कर रख देता है, लेकिन जब आप कहिएगा कि इसको सेट करो तो सेट नहीं कर पाता है। खिलौना को जोड़ नहीं पाता है। करने का मतलब एक तरफ तो वो चला जाता है लेकिन वापस लौट कर नहीं आ पाता है, यानी पलटन का अभाव उसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे बच्चे को आप बोलिए 1 से 10 तक गिनती गिनने के लिए, तो आराम से वो गिन देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप उस बच्चे को कहिए कि इसको उल्टा करके बोलो, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इस प्रकार से बच्चा नहीं आपको बता पाएगा। ये होता है पलटन। इसे समझिए पलटन का।
जैसे मान लीजिए यहाँ 4 + 6 = 10 होता है, वो लड़का बता दिया, लेकिन जब उससे पूछिएगा 6 + 4 कितना होता है तो नहीं बता पाएगा। उसके अंदर पलटन, यानी इसको पलट कर जब पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा, पलटन का अभाव पाया जाता है। संरक्षण का अभाव आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वह जो है किसी भी कंसेप्ट को अपने अंदर संजो के नहीं रख पाता है, किसी भी ज्ञान को संजो के नहीं रख पाता, किसी भी ज्ञान का वो संरक्षण नहीं कर पाता है। जैसे जब वो खिलौने को तोड़ रहा था, खिलौने चाहे मोबाइल को जब खोल के बिखार रहा था, तो अगर वो ज्ञान को संजो के रखता तो उस खिलौनों को जोड़ भी सकता था, उस मोबाइल को सेट भी कर सकता था, लेकिन वो ज्ञान का उसके अंदर संरक्षण नहीं होता है, वो संरक्षण नहीं कर पाता है। संप्रत्यय, देखो मुद्रा संप्रत्यय की कंसेप्ट की कमी भी पाई जाती है। मुद्रा से 500 का नोट दे दीजिए और एक तरफ 100 रुपये का सिक्का रख दीजिए, 2-2 का, 1-1 का, चाहे 5-5 का सिक्का रख दीजिए। अब आप उस बच्चे से पूछिएगा कि कौन सा रुपया तुम लेना चाहोगे, तो बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं, सिक्के को लेना ज़्यादा पसंद करेगा, नोट को नहीं लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो कागज़ का नोट है, इसकी वैल्यू नहीं है। उसे वो ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा देखेगा उसको लेगा, यानी सिक्का उसे ज़्यादा दिख रहा है तो वो सिक्के को लेगा, उस नोट को नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर इसकी कमी पाई जाती है। क्रम की भी कमी देखने को मिलती है। देखिए आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आरोही अवरोही क्रम के कंसेप्ट की कमी किस अवस्था में देखने को मिलती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलती है। की भी कमी आपको देखने को मिलती है, दूरी की कमी देखने को देखिए भार की भी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। भार का होने मतलब 1 किलो आप रुई रख दीजिए, एक बगल आप एक काम कीजिए, 1 किलो रुई रख दीजिए, 1 किलो लोहा रख दीजिए, और लड़के से पूछिएगा, बच्चे से पूछिएगा बताओ कौन सा भारी है, तो उस रुई को बताएगा कि वो रुई सबसे ज़्यादा भारी है। उसको नहीं समझ में आएगा, उसको भार के कंसेप्ट की कमी है, उसे नहीं समझ में आता है कि दोनों का वजन समान है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे रुई ज़्यादा दिखाई देगा तो बोलेगा रुई ही ज़्यादा है। चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए एक तराजू है, एक तराजू के बगल में 2 किलो व्हील सरफ रख दीजिए, और क्या कीजिए, देखिए एक तराजू है, उस तराजू में आप क्या कीजिए, तराजू के एक बगल, जैसे एक तराजू होता है, उस तराजू के एक बगल 2 किलो का सरफ रख दीजिए, और दूसरे बगल आप क्या कीजिए कि 1-1 किलो का 2 सरफ रख दीजिए। अब बच्चे से पूछे कौन ज़्यादा है, तो जो 1-1 किलो का जो 2 सरफ है उसे वो बताएगा वो ज़्यादा है, उसे ये नहीं बता पाएगा कि दोनों समान है, इस चीज़ को नहीं बताएगा, क्योंकि उसके अंदर भार के कंसेप्ट की कमी पाई जाती है। आपको दूरी के कंसेप्ट की कमी, ऊंचाई की कंसेप्ट की कमी, इतनी सारी कंसेप्ट की कमी आपको, इत्यादि कंसेप्ट की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इंग्लिश नाम आप याद रखिएगा, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, यानी 7 साल से 11 साल के बीच में ये अवस्था चलती है। इसके अंदर बच्चा जो है मूर्त तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है, यानी बच्चा जो है चिंतन करना आरंभ कर देता है, मूर्त रूप से चिंतन करना आरंभ कर देता है। देखिए मूर्त क्या होता है, और देखिए मूर्त और अमूर्त 2 चीज़ें होती हैं। मूर्त हम उसे बोलते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, और अमूर्त उसे बोलते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो मूर्त तार्किक चिंतन का मतलब होता है कि अगर बच्चा जो चीज़ देख रहा है उसके बारे में वो उसके बारे में वो सोच पाएगा, उसके बारे में वो चिंतन कर पाएगा, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देख पा रहा है उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर सकता। इस अवस्था का बालक यानी मूर्त तार्किक चिंतन ही वह कर पाता है। जैसे कि बालक मुझे देख रहा है, मान लीजिए कि इस वीडियो में आप वीडियो को देख रहे हैं, कोई छोटा सा बच्चा इस अवस्था का कोई बच्चा अगर आपके सामने बैठा हुआ है, वो भी अगर इस वीडियो को देखेगा, तो मुझे जब देखेगा कि वो अमित सर पढ़ा रहे हैं, तो अमित सर को देखेगा कि कौन सा शर्ट पहने हैं, किस प्रकार से वो पढ़ा रहे हैं, यानी वो चिंतन करना प्रारंभ कर देगा। अगर मैं इस वीडियो से हट जाऊँ तो चिंतन नहीं कर पाएगा, यानी जो चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में वो चिंतन करेगा, जो चीज़ें नहीं दिखाई देती उसके बारे में वो चिंतन नहीं करेगा। आज्ञानात्मक तर्कना यहाँ से देखने को मिलती है। आगमनात्मक तर्कना में आपने 2 विधि को पढ़ा होगा, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि वो होता है जो उदाहरण से नियम की तरफ जाती है, तथा निगमन विधि वह होता है जो नियम से उदाहरण की तरफ जाती है। तो आगमनात्मक तर्कना इस अवस्था के बच्चों के बीच में देखने को मिलती है। आगमनात्मक तर्कना यानी पहले आप उदाहरण बताइएगा, फिर बच्चे को आप नियम की तरफ ले जाइएगा। देखिएगा यहाँ पे जीवनवाद की भावना, अहम केंद्रित की भावना इस अवस्था में ख़त्म हो जाती है। इस अवस्था में बालक सब कुछ समझने लगता है। यहाँ पे जो विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण, मुद्रा संपर्क, क्रम, भार, ये जो कंसेप्ट की कमी थे, ये सारे कंसेप्ट इस अवस्था में आ जाते हैं। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इन सारी चीज़ों को समझने लगता है। अगला जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इंग्लिश नाम को आपको याद रखने की जरूरत है। इसका जो समय काल निर्धारण 11 से 15 वर्ष है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन यानी बच्चा जो है
जो चीज़ को अगर किसी चीज़ को नहीं देखेगा तो भी उसके बारे में आराम से चिंतन कर पाता है। जबकि इस अवस्था में था कि बालक केवल मूर्त चिंतन करता था, यानी चीज़ों को देखता था तो चिंतन करता था, चीज़ों को नहीं देखेगा तो चिंतन नहीं कर पाएगा। जबकि इस अवस्था का जो बालक है वो चीज़ों को देखेगा तो चिंतन तो कर ही पाएगा, साथ ही साथ अगर वो चीज़ों को नहीं देखता है फिर भी वो चिंतन कर पाता है। यही अमूर्त चिंतन है। जैसे अगर बच्चा मेरे वीडियो को देख रहा है तो मूर्त चिंतन करेगा, अगर मैं हट भी जाऊँ तो मेरे बारे में अमूर्त चिंतन कर सकता है कि ये मतलब कि कोई ना कोई पढ़ा रहा है इस वीडियो को। जैसे अमूर्त चिंतन, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बहुत सारे वीडियो इस प्रकार से भी यूट्यूब पे बनाए जाते हैं जिसमें फेस नहीं दिखाया जाता बल्कि PDF से पढ़ाया जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो वहाँ पे देखिएगा बच्चे को जब वो दिखाइएगा तो इस अवस्था का बालक जो अमूर्त चिंतन करने लगा, क्योंकि आवाज़ें जब आएंगे उस वीडियो, जब वो वीडियो देखेगा, वीडियो से जो आवाज़ें आएंगे तो इस बात को समझ जाता है कि कोई ना कोई टीचर उस वीडियो को पढ़ा रहा है, यानी वो अमूर्त चिंतन आराम से कर लेगा। लेकिन इस अवस्था का बालक उस बात को नहीं समझ पाएगा। देखिएगा इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए निगमनात्मक तर्कना यहाँ पे देखने को मिलता है। निगमन विधि वही जो नियम से उदाहरण की तरफ जाती है, यानी यहाँ से आप जो है किसी भी बच्चे को जो चीज़ आप सिखाएंगे उसमें पहले आप उसको नियम सिखाएंगे और फिर उसको उदाहरण की तरफ ले जाएंगे। ये होता है निगमनात्मक तर्कना, यानी ये इस अवस्था के बालक में ये तर्क देखने को मिल जाती है। यानी मैथ का कोई भी आप सोल्यूशन, अगर मैथ के सवाल का कोई भी, मान लीजिए आप रेक्टेंगल ही पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के नियम को बता देंगे, ट्रायंगल के फार्मूला को बता देंगे, आयत के फार्मूले को बता देंगे। उसके बाद आयत से रिलेटेड जब आप सवाल कराइएगा तो उस वक्त फार्मूला से वो उस सवाल का सोल्यूशन दे देगा। चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान, पहला सवाल तो यही हो जाएगा कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई गई हैं, तो 4 अवस्था बताई गई हैं। चारों अवस्था का नाम आपको ध्यान रखना है। एज इट इज सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आप एज बताइए, तो आपको याद होना चाहिए 7 से 11 वर्ष के बीच में चलता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच में चलता है। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलता है। तो ये याद होना चाहिए। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, जीवनवाद की भावना, अहम केंद्रित की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। अनुकरण के द्वारा बच्चा कहाँ सीखता है, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर किस अवस्था में आती है, तो संवेदी गामक अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। अग्नात्मक तर्कना कहाँ देखने को मिलता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। निगमनात्मक तर्कना आपको अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। बच्चा यहाँ पर अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही मैंने इस सिद्धांत को आपको काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप इस सिद्धांत को समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।